आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें 5000 साल पुरानी संस्कृति, एक बहुत ही रहस्यमयी समुद्री जीव और आज का एक बड़ा संकट, सब एक साथ उलझे हुए हैं। ये कहानी है जापान की मशहूर डिश उनागी की, जो अब खत्म होने के कगार पर है। जरा सोचिए, कोयले की धीमी आंच पर एक ईल सिंक रही है और उस पर बार बार मीठी और नमकीन सोया सॉस की एक परत चढ़ाई जा रही है। बस यही है कबायाकी। जापान की गलियों में जो ये खुशबू फैली है ना, वो सिर्फ एक डिश की नहीं, बल्कि वहाँ की संस्कृति की एक गहरी पहचान है। तो चलिए इस रिश्ते की गहराइयों में उतरते हैं। जापान और ओनागी का ये जो अटूट रिश्ता है, ये आखिर कितना पुराना है? ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक विरासत है। इसका सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। देखिए, 5000 साल से भी पहले जोमोन काल में हमें ईल की हड्डियां मिली हैं, मतलब तब भी इसे खाया जाता था। फिर करीब 700 साल पहले कामाकुरा काल में इसे साबुत ही भून दिया जाता था। और आज जो हम तरीका जानते हैं, मतलब ईल को चीरकर हड्डी निकालकर पकाने का, वो ईदो काल में शुरू हुआ। और वो लाजवाब मीठी तीखी सॉस, वो तो 1785 के आसपास जाकर बनी। अब एक दिलचस्प बात, इस डिश का नाम काबायाकी कैसे पड़ा? माना यह जाता है कि जब ईल को पूरा भुना जाता था तो वो बाईं तरफ दिख रहे इस कैटल पौधे के सिरे जैसी दिखती थी। कहाँ वो साधारण सी शुरुआत और कहाँ आज का ये शानदार ऊनादोन जो दाईं तरफ के खूबसूरत बक्से में परोसा जाता है। सफर वाकई कमाल का है। तो चलिए अब खाने की प्लेट से हटते हैं और सीधा समुद्र की गहराइयों में चलते हैं, इस कहानी के असली हीरो से मिलने, जापानी ईल, जो एक महायात्री है। ये कोई मामूली मछली नहीं है। इसका जीवन एक ऐसे अविश्वसनीय सफर से शुरू होता है जिसे वैज्ञानिक भी हाल ही में समझ पाए हैं। सोचिए, ये मारियाना द्वीप समूह के पास पैदा होती है और फिर पूर्वी एशिया तक पहुंचने के लिए पूरे 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। ईल्स का जो जीवन चक्र है, वो किसी जादू से कम नहीं है। अंडे से निकलकर ये एक पारदर्शी पत्ते जैसे लार्वा में बदलती है, फिर छोटी सी ग्लास ईल बनकर पूर्वी एशिया पहुंचती है। इसके बाद नदियों में 5 से 15 साल येलो ईल बनकर गुजारती है और फिर सिल्वर ईल बनकर वापस उसी गहरे समुद्र में अंडे देने लौट जाती है। एक अद्भुत कायापलट। लेकिन अब यही अद्भुत जीव और इसके आसपास बनी पूरी की पूरी संस्कृति एक बहुत बड़े तूफान का सामना कर रही है। एक ऐसा तूफान जो कई खतरों से मिलकर बना है। तो बात यह है कि इस संकट की कोई एक वजह नहीं है। जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, बांधों की वजह से नदियों में इनके घर तबाह होना, समुद्री धाराओं में बदलाव और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा अवैध कारोबार, इन सब ने मिलकर जापानी ईल को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड प्रजाति बना दिया है। और आंकड़े इस कहानी को बिल्कुल साफ साफ बयान करते हैं। इस चार्ट को देखिए। 1960 के दशक में जहां 200 टन से भी ज्यादा जंगली ईल पकड़ी जाती थी, वहीं 2015 तक ये आंकड़ा 50 टन से भी नीचे आ गया। ये गिरावट सीधी और बेहद चिंताजनक है। अब जब कोई चीज इतनी कम हो जाती है तो क्या होता है? उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। आज 1 किलोग्राम ग्लास ईल यानी ईल के बच्चों की कीमत 30 लाख येन तक जा सकती है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे कीमती व्यापारिक जीवों में से एक है। और जाहिर सी बात है, जब किसी चीज की कीमत इतनी ज्यादा हो तो काला बाजार तो पनपेगा ही। यही पैसा बड़े पैमाने पर अवैध शिकार और तस्करी को हवा देता है, जो संरक्षण की हर कोशिश पर पानी फेर देता है। और जापान, जो ओनागी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हद तक आयात पर ही निर्भर है। ये चार्ट देखिए। 2013 में जापान की आधी से ज्यादा सप्लाई आयात से आई थी। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक जापानी मुद्दा नहीं रहा, ये एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए काबायाकी बनाने का जो पारंपरिक तरीका था, वो अब एक विशाल औद्योगिक एक्वाकल्चर में बदल गया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल है। ये सारे के सारे फार्म आज भी पूरी तरह से जंगली ग्लास ईल को पकड़ने पर ही निर्भर हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये प्रजाति और इससे जुड़ी संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर है, तो इसे बचाने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? समय के खिलाफ ये दौड़ कैसी चल रही है? कोशिशें कई मोर्चों पर एक साथ हो रही हैं। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश मिलकर कोटा तय कर रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर नदियों में मछली सीढ़ियां बनाकर इनके रास्ते खोले जा रहे हैं। और हाँ, अंडे देने वाली सिल्वर ईल को पकड़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन असली उम्मीद विज्ञान की एक बहुत बड़ी चुनौती में छिपी है। उनागी के एक स्थायी भविष्य की जो चाबी है, वो है इसके प्रजनन के रहस्य को सुलझाना। इसी को पूर्ण एक्वाकल्चर कहते हैं। मतलब लैब प्रयोगशाला में अंडे से वयस्क ईल तैयार करना, ताकि जंगली ईल को पकड़ने की जरूरत ही खत्म हो जाए। देखिए, वैज्ञानिकों को 2010 में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, जब उन्होंने पहली बार लैब में ईल का पूरा जीवन चक्र पूरा कर लिया। लेकिन उस कामयाबी को एक फैक्ट्री के पैमाने पर दोहराना, यानी व्यावसायिक उत्पादन करना, अब तक की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल पहेली बनी हुई है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इस 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का भविष्य अब एक धागे से लटका है। एक तरफ इसका शानदार अतीत है और दूसरी तरफ एक अनिश्चित हाईटेक भविष्य। सवाल ये है कि क्या परंपरा और तकनीक के बीच कोई ऐसा संतुलन बन पाएगा जो इस अनोखे जीव को बचा सके।